गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त की करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे नेशनल न्यूज की, इन्वायरमेंट की जो महत्वपूर्ण न्यूज आ चुकी है यानी कि करंट अफेयर्स आ चुकी है उसकी चर्चा करेंगे। आर्ट एंड कल्चर की भी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसी तरह से स्पोर्ट की भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और साइंस की भी काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। और नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स क्या है। एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 891 हो गई है। विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे के अवसर पर 10 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण को की जो प्रगति है उसको रेखांकित किया है। एशियाई शेरों की संख्या 2015 में कितनी थी? 523, और इससे बढ़कर अब कितनी हो गई है? 891 2025 में। 2020 में इनकी संख्या 674 थी और 2020 से 2025 के बीच में इनकी वृद्धि कितनी हुई है? 32% वृद्धि हुई है। एशियाई शेर का प्राकृतिक जो आवास मुख्य रूप से कहाँ पर है? गुजरात के गिर क्षेत्र में है। और प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। वर्तमान में शेरों का आवास क्षेत्र लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर और 11 जिलों में विस्तारित है। वैज्ञानिक नाम अगर हम इनका देखें तो पैंथेरा लियो पेरिस्का है। और भारत में ऐसे ही जो शेर हैं इसका प्रमुख प्राकृतिक आवास कहाँ है? गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क में। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2025 में भारत में ऐसे ही शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो ये कितनी दर्ज की गई है? 891। 891 दर्ज की गई है। ई समुद्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी कि डीजी शिपिंग की डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य की बात करें तो समुद्री प्रशासन को डिजिटल फर्स्ट फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में ले जाना है। और इसके माध्यम से नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों, अन्य हितधारकों एवं जो उनके महत्वपूर्ण जो देखा जाए उसको सिंगल डिजिटल विंडो को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसमें ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। और ये जो है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न देखते हैं किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ई समुद्रा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। नई मशरूम रसूला ग्रिप्स पर प्रोटा जो है इसकी खोज की गई है। और वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की है। और इसे जो है मेघालय के रियोवोई जिले में साल वृक्ष के नीचे पाया है। ये जो प्रजाति है अब तक की मेघालय और वेस्ट बंगाल में दर्ज की गई है, यानी कि अब तक जो है ये मेघालय और वेस्ट बंगाल में ही दर्ज की गई है। इसकी जो टोपी है उसका रंग कैसा है? पर्पल होता है। टोपी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह की ये टोपी है, उसका रंग कैसा है? पर्पल होता है। ये जो है रसूला जीनस से संबंधित है। और ये रसूला वंश में विश्व भर में लगभग 2000 प्रजातियां हैं, यानी कि रसूला वंश जो है इसमें लगभग 2000 प्रजातियां हैं। प्रश्न देखते हैं किस तरह से बनेगा। रसूला ग्रिप्स पर प्रता जो किसकी नई प्रजाति है? तो ये किसकी है? मशरूम की नई प्रजाति है। और इसकी जो टोपियारी है यानी कि टोपी है इसका रंग कैसा होता है? पर्पल सा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ताडोबा अंधारी से सिमलीपाल बाघ शिफ्ट किया गया है। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसके लिए टोडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से 2 बाघिनें लाई गई थी। ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र के चांदपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चांदपुर जिले में स्थित है। और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो है टाइगर रिजर्व है। ताडोबा क्षेत्र में ताडोबा नेशनल पार्क, अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। और ये रिजर्व जो है 1955 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है और ये कब स्थापित किया गया था? 1955 में। और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। और कब गठन हुआ इसका? 1955 में। 1955 में। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन पर फुट एंड माउथ डिजीज का प्रकोप देखा गया है। ये कहाँ है? दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। फुट एंड माउथ डिजीज का प्रकोप जो है प्रभावित कर रहा है इनको। मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? वोस फ्रंट टेल्स जो इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे घायल भी कहा जाता है। और इसे जो है कैटल ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का ये जो है एक राज्य पशु है, दोनों का राज्य पशु है। अरुणाचल और नागालैंड का ये राज्य पशु है। IUCN रेड लिस्ट में मिथुन की स्थिति वल्नरेबल है, यानी कि सुभेद्य है। FMD यानी कि फूट एंड माउथ जो डिजीज है, एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो आप उसको याद रखिए। और इसके विपरीत घोड़े और जेबरा इसे प्रभावित नहीं होते हैं। जो घोड़े और जेबरा हैं वे प्रभावित नहीं होते, लेकिन अन्य जो खुर वाले जानवर हैं वे प्रभावित होते हैं। मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रॉन्ट टेल्स, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही है। फुलकारी फिर चर्चा में आई है। फुलकारी क्या है? ये पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई कला है फुलकारी, और ये चर्चा में है। फुलकारी का अर्थ है फ्लावर वर्क, और इसे 2010 में GI टैग मिला था, इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये चर्चा में है इस समय। और इसमें सामान्यतः सूती कपड़े पर रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है। आधार कपड़े को पारंपरिक रूप से खादर कहा जाता है और रेशमी धागे को पट कहा जाता है। इसका संबंध जो है पंजाब की लोक संस्कृति, विशेषकर विवाह एवं पारंपरिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और प्रश्न देखते हैं, फुलकारी किस राज्य की पारंपरिक कढ़ाई है? तो किसकी है ये? पंजाब की है। सुकर माउथ जो कैटफिश है, इसको हटाने का अभियान जारी किया गया है। और ये कहाँ है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने महाराष्ट्र के उजानी रिजर्वियर में इन्वेसिव फिश स्पीशीज के विरुद्ध सक्रिय रिमूवल अभियान शुरू किया है। इसमें प्रमुख है सुकरमाउथ कैटफिश। इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें, हाइपोस्टमस प्लेकोस्टोमस बताया गया है। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये जो है लॉरिकेरिडी परिवार से संबंधित है। इसे स्थानीय रूप से हेलीकॉप्टर फिश कहा जाता है। इसको जो है स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? हेलीकॉप्टर फिश कहा जाता है। और इसका मूल क्षेत्र साउथ अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। भारत में इसका प्रवेश जो है एक्वेरियम ट्रेड से होता है। जो लोग अपने घर पे सजावटी एक प्रकार से मिनी पॉन्ड बनाते हैं शीशे का, तो उसमें उसको ही एक्वेरियम कहा जाता है, उसमें इनको रखा जाता है। और ये इसका मूल निवास कहाँ है? साउथ अमेरिका है। देखिए, कुछ इस तरह की होती है ये फिश, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सुगर फिश कैटफिश जो है इस तरह की होती है। चलिए देखते हैं, सुगर माउथ कैटफिश का मूल क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। आगे देखते हैं, तेलंगाना की छोटी जनजाति चर्चा में है इस समय। और ये जनजाति जो है तेलंगाना में जनसंख्या की कमी के कारण चर्चा में है। तो इस जो ये छोटी जनजाति है, ये जो है इसकी जो जनसंख्या है उसमें कमी हो रही है, इस वजह से ये चर्चा में है और काफी वर्नेबल स्थिति बनी हुई है। ये मुख्य रूप से उत्तरी तेलंगाना में केंद्रित है, और इसे जो है पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पारंपरिक रूप से थोटी लोग गांव के संदेशवाहक, लोक कलाकार और वेल्ड सिंगर होते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये जो है संगीत के कलाकार हैं। वे महाभारत की कथाओं को पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत करते हैं। जो महाभारत की कथाएं हैं उनको पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ये लोग प्रस्तुत करते हैं। इनकी मातृभाषा कौन सी बताई गई है? गोंटी बताई गई है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न किस तरह से है। छोटी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये किस राज्य में पाई जाती है? छोटी जनजाति ये पाई जाती है तेलंगाना में। कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में मायोग्लोबिन का उत्पादन, इसकी बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने लेक्ट्यूस एंड टोबैको प्लांट्स को इस प्रकार इंजीनियर किया है कि वे मायोग्लोबिन का उत्पादन कर सकें। मायोग्लोबिन मुख्यतः स्के, स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में पाया जाता है। स्केलेटल और कार्डिक मसल में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य मांसपेशियों में ऑक्सीजन को स्टोर यानी कि बफर करना है। ये जो है हीमोग्लोबिन से संबंधित ग्लोबिन सुपर फैमिली का सदस्य है। और हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन, ये आपको याद रखना है। मायोग्लोबिन क्या करता है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं, मायोग्लोबिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मांसपेशियों में, यानी कि मसल्स सेल में। देख देते हैं, अस्मिता अस्मिता चलिहा जो हैं, इन्होंने
कोरिया मास्टर 2026 की जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर 2026 वुमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने चीन की हान जियांगजी को हराया है और ये स्कोर इतना है, इससे हराया है। उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल है ये। और कोरिया मास्टर एक बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 प्रतियोगिता है, यानी कि 300 प्रतियोगिता है। वह इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। प्रश्न देखते हैं, कोरिया मास्टर 2026 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किसने जीता है? अस्मिता चलिया ने। अस्मिता चलिया ने, देखिए ये है अस्मिता चलिया। ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय मूल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। श्रेयस रॉयल ने 2026 ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप का ओपन टाइटल जीत लिया है और बोंधा शिवानंदन ने वुमेन्स टाइटल जीता है। वो बोधाना की आयु जो है कितनी है? 11 वर्ष है और वे ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन है। श्रेयस रॉयल की आयु कितनी है? 17 वर्ष है और उन्होंने ब्रिटिश चैंपियनशिप पहली बार जीती है। फिडे ने दोनों की उपलब्धि की पुष्टि कर दी है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है कि 2026 ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप का ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? श्रेयस रॉयल ने। श्रेयस रॉयल ने जीता है। ऑप्शन ए सही है। देख सकते हैं, भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 2026 डेरेक मेडल मिला है और ये जो है प्रोफेसर दीपक धर जो है, इनको 2026 का डेरेक मेडल इससे सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके स्टैटिकल मैकेनिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में योगदान के लिए दिया गया है। वे जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं और उनका संबंध जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। और डायरेक्ट मेडल जो है सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2026 डायरेक्ट मेडल किस भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक को मिला है? तो किसको मिला है? दीपक धर को मिला है। दीपक धर को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये है दीपक धर प्रोफेसर दीपक धर। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव किया गया। इसमें जो है ईरान ने मोहसिन रेजई को सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नियुक्त किया है। उन्होंने जो है मोहम्मद वकीर जोल जोलकद्र को का स्थान लिया है और रेजई जो है पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। एसएनएससी ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। ये नियुक्ति जो है वर्तमान वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी परिस्थितियों के बीच हुई है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मोहसन रेजई को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है? सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किया है। सऊदी अरेबिया और तुर्की पाकिस्तान ने ये कब किया है? 7 अगस्त 2026 को और ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिया है इन्होंने। समझौते के अनुसार एक सदस्य पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ये इस प्रकार का समझौता है। इसका उद्देश्य जो है सामूहिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिटरेंस को मजबूत करना है और ये समझौता जो है वेस्ट एशिया साउथ एशिया की रणनीतिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से रिपोर्ट किया गया है। तो क्या भारत को इस पर विचार करना चाहिए? हम लोग कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्या है कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ है? सऊदी अरेबिया और तुर्की और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2027 में 7% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की जो जीडी जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% रह सकती है। सरकार के अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था की रिलीजेंस और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स सकारात्मक संकेत जो है दे रहे हैं। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 की वृद्धि आरबीआई के लगभग 7% अनुमान से अधिक भी हो सकती है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, प्रश्न किस तरह का है कि सरकार के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग कितनी रहने की उम्मीद है? तो कितनी रहने की उम्मीद है? 7% रहने की उम्मीद है। कभी कभी यहाँ से आंकड़ों से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप जो है इस पर नजर बनाकर रखिए।
तो इस तरह से जो हमारे करंट अफेयर्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और ये अब यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।